दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन नगरी में स्वागत है। आज हम शिक्षण अभिरुचि की 5वीं क्लास थ्योरी की शिक्षण अभिरुचि की क्लास पढ़ेंगे। 4 क्लास हम पढ़ चुके हैं। आप 5वीं क्लास देखने से पहले प्ले लिस्ट में जाकर 4 क्लास ज़रूर देखना। कल की क्लास में हमने शिक्षा व शिक्षण के उद्देश्य और परिचय पढ़ा था। आज हम शिक्षण के स्तर पढ़ेंगे, शिक्षण के थोड़े से उद्देश्य पढ़ेंगे, कारक, सिद्धांत, सूत्र सभी इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। थ्योरी की क्लास है, बहुत परफेक्ट रूप से हम पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए हम शिक्षण अभिरुचि की थ्योरी की 5वीं क्लास शुरू करते हैं। शिक्षण के स्तर देखिए। शिक्षण के स्तर शिक्षण के स्तर 3 प्रकार के होते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। शिक्षण के स्तर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। पहला पढ़ेंगे स्मृति स्तर। स्मृति का अर्थ होता है याद करना। स्मृति का अर्थ होता है कि याद करना। शिक्षण में स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर है। स्पेंसर कौन है? स्पेंसर है। कौन है? स्पेंसर। शिक्षण में स्मृति स्तर के प्रवर्तक अगर पूछे तो कौन है? स्पेंसर। शिक्षण में स्मृति स्तर प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक की बात की जा रही है। इसमें अधिगम प्रक्रिया स्मृति पर आधारित होती है। शिक्षक छात्रों को सूचना, तथ्य, प्रत्यय व नियम आदि दे देते हैं जिनको विद्यार्थी रटकर याद करते हैं। स्मृति स्तर में अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्मृति यानी होता है याद करना। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापकों की होती है, किंतु बालकों की भूमिका गौण होती है, क्योंकि बालकों को जितना कहा जाए उतना ही याद करता है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षकों पर आधारित होती है। दूसरा देखिए बोध स्तर। दूसरा है आपके बोध स्तर। बोध का शाब्दिक अर्थ पूछे तो समझ या ज्ञान होता है। क्या होता है? समझ और ज्ञान होता है। शिक्षण के बोध स्तर का प्रवर्तक पूछे एस.सी. मॉरिसन है। कौन है भाई? एस.सी. मॉरिसन। ये उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शिक्षक व छात्रों पर आधारित होती है। इस स्तर में शिक्षक बालकों के सामने जो तथ्य, सूचना, नियम आदि को प्रस्तुत करके उनका सामान्यीकरण किया जाता है। तथ्य, सूचना, नियम, प्रत्यय आदि प्रस्तुत करके उनका सामान्यीकरण किया जाता है। बोध स्तर की बात करें तो बोध स्तर में बालकों को उच्च मानसिक क्रिया करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। आगे देखिए। तीसरा स्तर है आपका चिंतन स्तर। चिंतन का मतलब होता है मनन करना। चिंतन का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या होता है? मनन करना। क्या करना? मनन करना। चिंतन स्तर के प्रवर्तक पूछे तो कौन है भाई साहब? कौन है? हंट है। कौन है? हंट। इसमें उस स्तर को शामिल किया जाता है। यहाँ पर तथ्यों, सूचनाओं, प्रत्ययों व नियमों को समझकर उनको विकसित किया जाता है। किनको समझकर? तथ्यों, सूचनाओं, नियमों को समझकर उनको विकसित किया जाता है। इसके द्वारा बालक गहन मंथन व चिंतन कर नए तथ्यों की खोज करता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं शिक्षण के उद्देश्य। क्या शुरू करते हैं? शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी मिलकर ही क्या बनता है? शिक्षण बनता है। अगर शिक्षक पाठ्यक्रम को कराएगा तब शिक्षार्थी सीखता है। अंत्य क्रिया। शिक्षक के माध्यम शिक्षण के उद्देश्य पूछे तो ये है। देख, अगर शिक्षक होगा
तो शिक्षण का उद्देश्य बनेगा। पाठ्यक्रम होगा, शिक्षार्थी होगा, अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो शिक्षण हो जाता है। शिक्षक पाठ्यक्रम पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है? शिक्षार्थी को पढ़ाते हैं। ये शिक्षण के माध्यम है, शिक्षण के उद्देश्य कहे तो ये है। शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य अंत्यक्रिया होती है। क्या होती है भाई साहब? अंत्यक्रिया होती है। क्या होती है? अंत्यक्रिया होती है। इनके माध्यम से शिक्षणों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है भाई? उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। अभी चल रही क्लास में शिक्षण अभिक्षमता को पूरा करना एक उद्देश्य है। जो अभी चल रही है क्लास में शिक्षण करना, अभिक्षमता को पूरा करना है, क्या है? ये एक उद्देश्य है। जैसे कि आप देखिए, उद्देश्य हमेशा छोटे होते हैं। उद्देश्य हमेशा कैसे होते हैं? उद्देश्य कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। लेकिन लक्ष्य, गोल हमेशा बड़ा होता है। गोल लक्ष्य नहीं कि गोल कैसा होता है? बड़ा होता है। देखिए उद्देश्य, देखिए हमारा विषय जैसे कि BSTC मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, शिक्षण अभिक्षमता, भाषा हिंदी और भाषा इंग्लिश, ये पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य है इनको पढ़ना और हमारा लक्ष्य, इनकी गोल है हमें प्री BSTC पास करना। समझ गए? आगे देखिए, BS ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। कितने भागों में भाई साहब? 3 भागों में विभक्त किया जाता है। देखिए, पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में विभक्त किया। किसने किया? BS ब्लूम ने किया। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें आप देखिए ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये किसके पक्ष है? ज्ञानात्मक पक्ष के। अब भावात्मक पक्ष देखिए। क्या देखिए? भावात्मक पक्ष देखिए, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, मूल्यों को स्थापन करना, संगठन करना, विशिष्टीकरण करना, चरित्रीकरण करना। आगे देखिए, अगला है आपके क्रियात्मक पक्ष। कैसा पक्ष? क्रियात्मक पक्ष। देखिए, प्रारंभिकरण, कार्य करना, नियंत्रण करना, समायोजन करना, स्वाभिकरण करना और आदत का निर्माण करना, ये क्या है? क्रियात्मक पक्ष है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे कारक। शिक्षण को प्रभावित करने वाले हम क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? प्रभावित करने वाले क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे। देखिए, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय निम्नलिखित बातों या कार्यों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है व्यक्तिक भिन्नता। देखिए, कक्ष में उपस्थित प्रत्येक बालक अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि लंबी के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि अधिक बुद्धि लंबी वाला बालक जल्दी और कम बुद्धि वाला बालक है वह धीरे सीखता है। ये आप सभी को पता है कि जिसकी बुद्धि लंबी अधिक होगी वो जल्दी सीखता है, जिसकी बुद्धि लंबी कम होगी वह धीरे सीखता है। तो शिक्षक को दोनों पर ही बराबर रखना चाहिए, उसके अनुसार पढ़ाना चाहिए, जो कि दोनों पढ़ सके। आगे देखिए, शिक्षक के सिद्धांत। हमने कारक पढ़े, अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत। कारक थोड़ा सा था, हमने पढ़ लिया। आप शिक्षण के सिद्धांत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई साहब? शिक्षण के सिद्धांत। पहला है संप्रेषण का सिद्धांत। कैसा भाई? संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है विचारों को आदान प्रदान करना। विचारों का क्या करना? आदान प्रदान। बोलचाल, जैसे हम बोलचाल कहते हैं। देखिए किस प्रकार से, आप देखिए संप्रेषण किस प्रकार से होता है। देखिए, संप्रेषण शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो बातचीत, अंत्य क्रिया, इनकी जो मध्य क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। समझ में आया? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो बातचीत होती है वही संप्रेषण कहलाता है। इस सिद्धांत में
शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य जो अंत्य क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण जितना प्रभावशाली होगा शिक्षण कार्य उतना ही उत्तम होगा। दूसरा सिद्धांत देखिए, कौन सा सिद्धांत देखते हैं हम? दूसरा सिद्धांत देखते हैं, परिवर्तन का सिद्धांत। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बदलाव करना। क्या करना? बदलाव, यानी कि परिवर्तन करना। बिल्कुल। शिक्षक का शिक्षण कार्य करवाते समय यही उद्देश्य होता है कि बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार से लाते हैं आप देखिए। अधिगम से पूर्व के व्यवहार में अधिगम के बाद आने वाला व्यवहार, इस प्रकार से परिवर्तन होता है। आगे देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत। जो क्रिया यानी होता है करके सीखना। क्या होता है? करके सीखना, काम को करके सीखना। क्रियाशील यानी काम को करके सीखना। जैसे कि आप देखिए बेसिक एजुकेशन मेथड M.K. गांधी। बालक करके अधिक सीखते हैं। इन्होंने कहा, M.K. गांधी ने कहा कि बालक करके अधिक सीखते हैं। बालकों को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि करके सीखने से ज्ञान स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। वो अभ्यास करेगा। अगर बालक अभ्यास करेगा, अगर बालक बाइक सीखने का अभ्यास करेगा तो वो कुछ समय में वो चलाना सीख जाएगा। अगर वो अभ्यास नहीं करेगा तो वो सीखना असंभव है। चौथा देखिए आप सिद्धांत परस्पर पूछताछ का सिद्धांत। शिक्षक व शिक्षार्थी की परस्पर परिचर्चा पर आधारित होती है। इस सिद्धांत के दौरान अधिगम शिक्षण के द्वारा न करके उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करके किया जाता है। पांचवा देखिए रूसी का सिद्धांत। क्या देखिए? रूसी का सिद्धांत। शिक्षक को कक्ष में उस समय शिक्षण कार्य करवाना चाहिए जिस समय बालकों में गहरी रुचि हो। रुचि का मतलब होता है अगर बालकों में अधिक रुचि है तब शिक्षक शिक्षण का कार्य करवाता है तो बालक अच्छी तरह से रुचि के रूप में सीख सकते हैं। अगर बालकों की रुचि नहीं है तो सीखना थोड़ा असंभव होता है। जिस समय बालकों में अधिक रुचि होती है उसी समय शिक्षण कार्य करवाए जाए तो बालक अधिक करेंगे। समझ में आया? रुचि, अगर बालकों में रुचि है तो वह जल्दी सीख जाता है। अगर अरुचि है तो वह सीखना असंभव होता है। अब देखिए विभाजन का सिद्धांत। विभाजन यानी होता है अलग करना। पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री को उचित इकाइयों में विभाजित करके शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, यानी कि भागों में बांटकर शिक्षण कार्यक्रम करवाना चाहिए। अब देखिए दोहराव यानी कि रिवीजन। शब्द क्या दे रखा? दोहराव यानी कि रिवीजन करना। शिक्षक द्वारा कक्ष में शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसी कार्य को दोहराव करवाना चाहिए। होमवर्क जिसे हम गृह कार्य कहते इसी पर आधारित होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार विषय वस्तु की पुनरावृत्ति होनी जरूरी है, यानी कि रिवीजन होना जरूरी है। किसके अनुसार पूछे तो थॉर्नडाइक के अनुसार। आगे देखिए नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का मतलब होता है व्यवस्थित करना। क्या होता है? व्यवस्थित करना। किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। शिक्षक को पाठ्यक्रम विषय वस्तु को नियोजित करना चाहिए। एक सफल शिक्षक वह होता है जो स्वयं पढ़ाता हो या शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व पढ़ता है और शिक्षक को पाठ्य योजना के
के द्वारा पाठ्यक्रम को सुनियोजित करना चाहिए। पाठ योजना यानी रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। अगला देखिए चयन का सिद्धांत। किसका? चयन का सिद्धांत। चयन यानी होता है मतलब शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य सामग्री बच्चों के स्तर के अनुरूप है या नहीं, बुद्धि लंबी व योग्यता अनुसार होनी चाहिए। जो चयन सामग्री है वो बच्चों के जिस स्तर की है उस स्तर की पढ़ानी चाहिए, ज़्यादा ना कि कम, योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। 10वां देखिए आप, शिक्षण को शिक्षार्थियों के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब 10वां देखिए जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को दैनिक जीवन के साथ जोड़कर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। किससे जोड़कर? जीवन के साथ जोड़कर अगर शिक्षण कार्य करवाना जरूरी है। बहुत अच्छा सिद्धांत है, जीवन से जोड़कर कार्य करवाना। अगला है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भाई साहब? लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवाते हैं तो बालकों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए भाई साहब? स्वतंत्र। कैसे? स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। विचार करके या करने के सु अवसर प्रदान किए जाए, प्रश्न पूछने की आज़ादी हो। बच्चे को शिक्षक से प्रश्न पूछने की आज़ादी होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत है। अब हम पढ़ेंगे शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। कौन से पढ़ेंगे भाई साहब? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक जिनका संबंध होता है मनोविज्ञान से, यानी कि व्यवहार का विज्ञान से। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का, यानी व्यवहार के बारे में बात करें। पहला है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। कैसा है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द से बना भाई साहब। किससे बना है? मोटिवेशन शब्द से बना। मोटिव यानी गति प्रदान करना, प्रेरित करना। स्किनर के अनुसार देखिए अभिप्रेरणा अधिगम यानी होता है लर्निंग, सीखना। क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। एक मिनट ठहरना, अच्छे से समझाता हूँ आपको। स्किनर के अनुसार अगर हम बात करें अभिप्रेरणा अधिगम, शब्द क्या आया? अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग यानी होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कौन सा होता है? आपने देख लिया होगा। शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षार्थियों को समय समय पर अभिप्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बालकों में क्या उत्पन्न होती है भाई साहब? जिज्ञासा उत्पन्न होती है। प्रशंसा और निंदा का होनी चाहिए। निंदा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा होनी जरूरी है। शब्द आया पुनर्लंबन। क्या आया? पुनर्बलन। दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसे हम पुनर्बलन फीडबैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक। दूसरा सिद्धांत देखिए मनोविज्ञान का, मनोरंजन का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत है भाई साहब? मनोरंजन का सिद्धांत। शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के साथ साथ बालकों को पाठ्य से गामी क्रियाओं के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि लगातार शिक्षण कार्यों से बालकों में मानसिक थकान उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है भाई साहब? मानसिक थकान उत्पन्न हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसके नोट्स बना सकते हो, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। थ्योरी की क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, आप देखते रहिए। पाठ्य से गामी क्रियाएं, जैसे कि बालकों को खेल कूद करवाना चाहिए, वाद विवाद की प्रतियोगिता करवानी चाहिए, भाषण का प्रतियोगिता का आयोजन करवाना चाहिए, बाल सभा और शैक्षणिक भ्रमण करवाना चाहिए बालकों को। अगला देखिए आप, तीसरा सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। कक्ष में उपस्थित प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न होता है। अगर कक्षा में बालक
100 बालक बैठे हैं तो उनका मन, मानसिक, शारीरिक सब अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि ग्रहणशीलता, बुद्धि लंबी, जैसे हम बुद्धि लंबी कहते हैं, स्थिर कह सकते हैं, रुचि कह सकते हैं, सब में अलग अलग होती है। अगर 50 बालक बैठे हैं तो ग्रहणशीलता, किसी की बुद्धि लंबी ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की रुचि अधिक है, किसी की रुचि कम है, किसी का स्तर बड़ा है, किसी का स्तर छोटा है, इस प्रकार से होता रहता है। चौथा है पुनर्बलन। पुनर्बलन का सिद्धांत। शाब्दिक अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है प्रतिक्रिया, जिसे हम कहते हैं फीडबैक। क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। इसमें पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक होता है कि शाबाश तूने अच्छा काम किया। नकारात्मक ये होना चाहिए कि मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। जब बालकों से शिक्षण कार्य करवाते समय बालकों से प्रश्न पूछे जाते हैं तो बालक अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, तो उस समय शिक्षक बालकों को नकारात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करता है। कई बार बालकों को पुनर्बलन के दौरान पुरस्कार आदि भी दिया जाता है। 5वां है आपके उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। कौन सा? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। कक्ष में उपस्थित बालकों में से समस्यात्मक बालकों का पता लगाकर पुनः शिक्षण कार्य करवाना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। जिस बालक को समस्या है उनका पता लगाना चाहिए और शिक्षक को शिक्षण कार्य दोबारा करवाना चाहिए। उपचार का मतलब होता है कुछ बदलाव करना। एक मरीज का डॉक्टर के द्वारा बीमारी का पता लगाकर इलाज करना, ये किस प्रकार का प्रशिक्षण है भाई साहब? परीक्षण है भाई साहब, निदानात्मक परीक्षण। जैसे आप देखिए शिक्षण कार्य, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, पुनः शिक्षण, जिसे हम कहते हैं पुनः शिक्षण, इनके दोबारा काम करवाना चाहिए। 6 देखिए आप बाल केंद्रित का सिद्धांत। कैसा? बाल केंद्रित का सिद्धांत। वर्तमान समय में मनोविज्ञान के अनुसार विद्यार्थियों की रुचि को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। शिक्षार्थी शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है भाई साहब। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है, ऑप्शन शिक्षक, ऑप्शन विद्यार्थी, ऑप्शन पाठ्य सामग्री, ऑप्शन ब्लैक बोर्ड। तो आपका आंसर होगा विद्यार्थी। समझ में आया आपका? क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। कौन होता है? शिक्षार्थी, विद्यार्थी होता है। आगे देखिए लचीलेपन का सिद्धांत। कैसा? लचीलेपन का सिद्धांत। बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण को लचीला बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है भाई साहब? लचीला बनाया जा सकता है। से संवादात्मक सिद्धांत। जब शिक्षक शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उस 2 विषयों का से संबंध स्थापित करके शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं शिक्षण के सूत्र। क्या पढ़ते हैं भाई साहब? शिक्षण के सूत्र पढ़ते हैं। चलिए पहला शिक्षण के सूत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद में हम पहला पढ़ेंगे। शिक्षण कार्य को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्र काम में लेते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं, हम आपको बताएंगे। ज्ञात, जिसको जानते हैं। अज्ञात, जिसको नहीं जानते हो। समझ गए? पहला पढ़ेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात का मतलब आपको पता है, अज्ञात का मतलब भी आप समझ गए होंगे। शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय सबसे पहले ज्ञात विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। बाद में शिक्षक को अज्ञात विषय वस्तु की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। देखिए
अगर आपका ताजमहल देखा गया है तो ज्ञात है कि आपको पता है कि ताजमहल कहाँ है, कैसा दिखता है। अज्ञात, अगर आपने इतिहास में पढ़ा कि ताजमहल ऐसा है, अनछुए पहलू, वो उसे अज्ञात कहते हैं। अगर आपके देखा गया है तो वो कैसा होगा, समझ गए होंगे आप। अब सरल से कठिन की ओर चलिए। शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय सबसे पहले सरल विषय वस्तु को विद्यार्थी के सामने रखना चाहिए। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार कठिन विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। अगर कोई टीचर विद्यार्थी को चैप्टर पढ़ा रहा है, सबसे पहले सरल चैप्टर पढ़ाना चाहिए, उसके बाद में धीरे धीरे कठिन की ओर जाना चाहिए। ये सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत हो गया। हमें दृश्य से अदृश्य की ओर, कैसा, दृश्य यानी देखना, अदृश्य यानी न देखना की ओर। सर्वप्रथम शिक्षक को दृश्य विषय वस्तु को पढ़ाया जाए ताकि आवश्यकता अनुसार अदृश्य विषय वस्तु को शिक्षण कार्य करवाया जा सके। पूर्व से अंश की ओर, अगला है पूर्व से अंश की ओर। कहाँ की ओर, पूर्व से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण यानी पूरा, अंश यानी थोड़ा सा। जैसे कि पूर्ण, ये व्याकरण है, ये क्या है, व्याकरण। व्याकरण पूरी है। अब इसके अंश की ओर, अंश यानी इसके चैप्टर यानी भाग की ओर। पहला देखिए वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद, चौथा है वाक्य। इस प्रकार से अंश यानी कि भागों में बांटकर पढ़ना चाहिए। ये गेस्टाल्टवाद, समग्रतावाद, पूर्णाकार सिद्धांत पर आधारित है। पाठ योजना एक कई योजना पर आधारित है। गेस्टाल्टवाद, वर्दीमर, कोपका, कॉलर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त जो आंखों के सामने हो, मूर्त यानी जो किसके सामने हो, आंखों के सामने। अमूर्त जिसे हम देख नहीं सकते, जो सामने नहीं है। स्थूल के सूक्ष्म की ओर। स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल का मतलब होता पूर्ण, सूक्ष्म का मतलब होता अंश। पहले पूर्णता का बोध करवाए, छोटे छोटे भागों में विभाजित करें। सातवां है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। आठवां है समीप से दूर की ओर। नौवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर। 10वां है उदाहरण से नियम की ओर। 11वां है शिक्षण से स्वास्थ्य की ओर, स्वाध्याय की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोट्स आधारित क्लास थी, आप नोट्स बना लेना। चार क्लास हमारे पहले हो चुकी और 5वीं क्लास ये थी, और कल हमारी 6ठी क्लास आएगी। आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, नोट्स आधारित क्लास होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।